नमस्कार साथियों, अपने बुगालिया क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। कल हमारा एक पार्ट हुआ था 1857 की क्रांति। उस 1857 की क्रांति में मेरे पास एक प्रश्न आया था, कमेंट्स आया था, इस तरह के ऐसा प्रश्न है, इसका क्या जवाब होगा। तो यहाँ एक प्रश्न है, निम्न में से किस देशी राज्य को गोद लेने की प्रथा, निम्न में से किस राज्य को, ये देशी राज्य को गोद लेने की प्रथा के निषेध, गोद लेने की प्रथा के निषेध के आधार पर अंग्रेजों ने अपने अवध पर अधिकार कर लिया था, अपने अधिकार में लिया था। मतलब ऐसी कौन सी देशी रियासत है, इन चार में से कौन सी देशी रियासत ऐसी है जिसे गोद लेने की प्रथा। ये जो गोद लेने की प्रथा थी, ये थी डलहौजी की, जिसने भारत के अंदर राज्य हड़प नीति के तहत इसने गोद निषेध किया था। इस निषेध के आधार पर अंग्रेजों ने अपने अधिकार में ले लिया। तो यहां देखना है इसमें से ऑप्शन कौन सा होगा, अवध। बिल्कुल यहाँ ये भी सही है, लेकिन ये सही कैसे है, ये राज्य हड़प नीति में कुप्रशासन पर है। ये कुप्रशासन, राज्य हड़प नीति में किस पर है, कुप्रशासन है। पंजाब इसे युद्ध नीति के तहत जीता गया था। झांसी रानी लक्ष्मीबाई यहां दत्तक पुत्र को बनाना चाहती थी, तो ये गोद निषेध में है, आगे जाना ही नहीं है, यही इसका आंसर हो जाएगा। हालांकि सिंध को युद्ध नीति के आधार पर लॉर्ड डलहौजी ने भारत में मिलाया था। तो यहाँ ये क्लियर है। हम यहाँ अगला जो तथ्य आज लेंगे वो लेंगे आधुनिक भारत को। साथियों, आधुनिक भारत लेते हैं। आधुनिक भारत प्रत्येक प्रतियोगिता परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। आज हम इसको लेंगे आधुनिक भारत को। ये जो आधुनिक भारत है, इस आधुनिक भारत के अंदर हम सर्वप्रथम एक ऐसा टॉपिक पढ़ेंगे जो प्रत्येक एग्जाम में आता है, उससे प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण है, और वो है राष्ट्रीय आंदोलन। इसे हम पढ़ेंगे, राष्ट्रीय आंदोलन। 1857 की क्रांति के बाद, 1857 की क्रांति के बाद जब भारत के अंदर, 1857 की क्रांति के बाद जब भारत के अंदर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया था और भारत है उसे ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया गया था, अर्थात ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया गया था। अंग्रेजों का भारत पर सीधा प्रत्यक्ष अधिकार हो गया था। और उसी अधिनियम में एक बात भी थी कि भारत है उसके अंदर साम्राज्य विस्तार नीति का परित्याग कर दिया जाएगा। तो यहाँ एक प्रश्न इन्हीं से बहुत ज्यादा आते हैं, आधुनिक भारत से। राष्ट्रीय आंदोलन की ये जो कड़ी है, इस राष्ट्रीय आंदोलन की कड़ी में हम बात करेंगे। तो यहाँ थोड़ा सा हम 1857 की क्रांति के बाद का ये जो पार्ट है, इसकी थोड़ी सी व्याख्या देखते हैं। तो विद्यार्थी साथियों, ये व्याख्या देखनी है आपको। इसको 3 चरणों में लेते हैं, ये महत्वपूर्ण है। इसको 3 चरणों में लेते हैं। पहला चरण आता है 1857 की क्रांति है। इस 1857 की क्रांति के बाद में एक बड़ी संस्था की स्थापना हुई थी 1885 से लेकर 1905 तक, और ये प्रथम चरण कहलाता है। इसका प्रथम चरण कहलाता है। और ये जो प्रथम चरण है, इसको उदारवादी काल बोलते हैं, उदारवादी काल बोलते हैं इसको। दूसरा जो अपना चरण आता है वो आता है 1905 से लेकर 1919 का। और ये जो दूसरा चरण है, ये जो द्वितीय चरण है, इस द्वितीय चरण को बोलते हैं उग्रवादी काल। और तीसरा बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है, वो है 1919 से 1947 का, और वो है गांधी युग। इसे इतिहास में गांधी युग के नाम से जाना जाता है।
यहाँ थोड़ा सा देखना है, वो ये देखना है कि ये जो राष्ट्रीय आंदोलन का ये जो प्रथम पार्ट है, इसमें कांग्रेस की स्थापना होगी। कांग्रेस की स्थापना के बाद में भारत के अंदर अगला जो पार्ट आएगा 1903 के अंदर लॉर्ड कर्जन के समय भारत के अंदर दिल्ली दरबार लगेगा। तो यहाँ 1905 से 1919 क्रांतिकारियों का काल था, उधर गांधी युग। तो यहाँ देखना यह है कि 1857 की क्रांति में हमने एक तथ्य पढ़ा था, और वो पढ़ा था लॉर्ड कैनिंग का, जो उस समय क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल था। उसने कहा था कि देसी रजवाड़ों ने यहाँ हमारा साथ दिया, अर्थात इसको इस प्रकार से भी बोल सकते हैं, तूफान है, उस तूफान में बांध का काम किया। तूफान मतलब क्रांतिकारियों का जो बढ़ रहा था, लगातार विजय की ओर बढ़ रहे थे, उनमें बांध रोकने का कार्य किया। तो यहाँ इससे पूर्व ऐसी कौन सी घटनाएं हैं जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को प्रारंभ कर दिया? तो यहाँ एक पुस्तक का नाम बहुत महत्वपूर्ण है, और वो पुस्तक कौन सी है? इससे पूर्व चलते हैं 1857 की क्रांति से बहुत पूर्व, क्रांति के बाद, और इस 1885 के बीच की वो कौन सी घटनाएं हैं जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को मजबूर कर दिया था? तो यहाँ विद्यार्थियों पहला जो तथ्य है वो पूर्व की जो घटनाएं हैं उसको देखते हैं कि भारत के अंदर एक व्यक्ति था, और उस व्यक्ति का नाम था डब्ल्यू हंटर। इस डब्ल्यू हंटर ने एक पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक का नाम था भारतीय मुसलमान। ये जो पुस्तक थी डब्ल्यू हंटर की, इस भारतीय मुसलमान नामक जो पुस्तक लिखी थी, इसमें डब्ल्यू हंटर ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात लिखी थी कि 1857 की क्रांति जैसा आगामी विद्रोह यदि भारत में होगा तो वो मुस्लिम वर्ग की बजाय हिंदू वर्ग की ओर से होगा। तो यहाँ डब्ल्यू हंटर की इस पुस्तक की इस पंक्ति ने भी महत्वपूर्ण कार्य किया। दूसरा इसका एक महत्वपूर्ण कार्य था कि क्रांति के बाद 1857 का जो एक क्रांति थी, इस क्रांति के बाद अंग्रेजों ने भारत में फूट राज करो की नीति का अनुसरण कर दिया। फूट डालो राज करो की नीति का जो अनुसरण कर रखा था उसमें बढ़ावा दे दिया। फूट डालो राज करो की जो नीति थी उसके अंदर खूब बढ़ावा इन्होंने दिया। इसके बाद में 1857 की क्रांति के बाद में जो भारतीय शिक्षित वर्ग, देशी रियासत जो इनके साथ थी, उनका एक महत्वपूर्ण तथ्य और क्या है, वो ये है महत्वपूर्ण तथ्य कि यहाँ ब्रिटिश साम्राज्यवाद की भी यहाँ बुराई हुई कि विश्व के अंदर जो ब्रिटेन का साम्राज्य था, उस साम्राज्यवादी जो इसकी नीतियां थी, इसका विरोध हुआ। उसके बाद में एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कार्ल मार्क्स का कथन आया कि भारत के अंदर जो ब्रिटिश साम्राज्यवाद है वो अपने ही विनाश की कब्र खोद रहा है, इसके बाद में यहाँ एक महत्वपूर्ण एक और कथन आ गया। यहाँ कथन क्या था? कार्ल मार्क्स का कथन है, दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, स्वतंत्र हो, पाने के लिए सब कुछ पड़ा है, खोने के लिए कुछ है ही नहीं। तो यहाँ कार्ल मार्क्स के जो कथन है, उन्होंने यहाँ भारतीय जो समाज सुधारक थे, इस समाज सुधारकों ने भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। भारत के जो समाज सुधारक थे, इन्होंने भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, इनका भी बहुत बड़ा योगदान था कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भारतीय जनता को इस अंग्रेजों के विरुद्ध खड़ा करने के लिए। अगला यहाँ तथ्य था वो ये था कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद के अंदर स्थिति क्या बनती है? वो स्थिति ये बनती है कि यहाँ समाचार पत्र हैं, इन समाचार पत्रों की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। और समाचार पत्र हैं जिसमें पहली भारतीय जो प्रेस थी वो राजा राम मोहन राय की थी। यहाँ एक महत्वपूर्ण तथ्य है जिसने सबसे ज्यादा राष्ट्रीय आंदोलन को
प्रारंभ करने में अपना योगदान दिया वो था एक व्यक्ति, उसका नाम है दादा भाई नौरोजी। ये जो दादा भाई नौरोजी है, दादा भाई नौरोजी ने एक सिद्धांत दिया था, धन निष्कासन का सिद्धांत। उसके बाद भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध है अपनी प्रतिक्रिया नीति है वो प्रारंभ कर दी। वो जो प्रतिक्रिया नीति थी वो कहां से प्रारंभ हुई? आधुनिक भारत में जो राष्ट्रीय आंदोलन है, राष्ट्रीय आंदोलन में ब्रिटिश साम्राज्यवादी कारण है। राष्ट्रीय आंदोलन क्यों पनपा भारत में, क्यों अंग्रेजों का विरोध हुआ? ब्रिटिश साम्राज्यवाद का विरोध होने लग गया। उधर अमेरिका भी स्वतंत्र हो चुका था, इधर कार्ल मार्क्स के कथन, समाज सुधारकों ने बहुत बड़ा योगदान दिया, समाचार पत्रों का योगदान था। और ब्रिटिश साम्राज्य में सबसे बड़ी बात और क्या थी? वो थी कि अंग्रेजों ने फूट डालो राज करो की नीति है वो अपने चरम सीमा पर पहुंचा दी थी। और उधर डब्ल्यू हंटर की जो भारतीय मुसलमान नामक पुस्तक है उसमें लिखा गया कि आगामी जो विद्रोह है वो आगामी विद्रोह भारत में हिंदू वर्ग की बजाय मुसलमान वर्ग करेंगे। और यही भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का ये जो पार्ट है ये प्रारंभ होते हैं। इस राष्ट्रीय आंदोलन में प्रथम चरण से पूर्व की जो घटनाएं हैं वो क्या क्या है वो देखनी है। तो यहाँ पूर्व की जो घटनाएं हैं उनमें देखना है महत्वपूर्ण, और यहीं से मूल रूप से राष्ट्रीय आंदोलन प्रारंभ होता है। कुछ एक तो यहाँ औरंगजेब की मृत्यु के बाद ही आधुनिक भारत मान लेते हैं, कुछ एक 14 जनवरी 1761 के बाद। लेकिन भारत का जो ये राष्ट्रीय आंदोलन है आधुनिक भारत का, ये भारत के अंदर लॉर्ड लीटन के समय से प्रारंभ होता है। लॉर्ड लीटन के समय से प्रारंभ होता है, लॉर्ड लीटन। तो यहाँ प्रश्न है कांग्रेस की स्थापना से पूर्व, कांग्रेस की स्थापना से पूर्व या भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जो प्रथम चरण 1885 से 1905 तक का, उससे पूर्व क्या क्या घटनाएं थी, उन घटनाओं पर महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। और उन घटनाओं पर जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं वो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है? लॉर्ड लीटन। ये जो लॉर्ड लीटन है, लॉर्ड लीटन भारत आता है। लॉर्ड लीटन का जो काल है वो है 1876 से 1880 तक का। लॉर्ड लीटन भारत आता है। लॉर्ड लीटन भारत आता है तो लॉर्ड लीटन की जो प्रतिक्रियावादी नीति थी, भारत का एक बहुत बड़ा प्रश्न है। उन दो भारत के गवर्नर जनरलों के नाम बताओ जो प्रतिक्रियावादी गवर्नर जनरल कहलाते थे। तो उसमें पहला ही नाम लॉर्ड लीटन का आता है और दूसरा नाम किसका आता है? दूसरा नाम आता है वो आता है उसका लॉर्ड कर्जन का। तो यहाँ लॉर्ड लीटन है, ये जो लॉर्ड लीटन है ये भारत आता है। तो इस लॉर्ड लीटन की जो नीति थी, इसकी जो नीति थी वो नीति कौन सी थी? ये नीति महत्वपूर्ण है और वो नीति थी इसकी प्रतिक्रियावादी नीति। प्रतिक्रियावादी नीति, ये जो प्रतिक्रियावादी नीति थी, इस प्रतिक्रियावादी नीति के तहत थोड़ा लीटन को देखते हैं। लीटन को साहित्य जगत में ओवेन मेरिडिथ कहा जाता है। लॉर्ड लीटन को साहित्य जगत में ओवेन मेरिडिथ कहा जाता है। ओवेन मेरिडिथ के नाम से भी इसको जाना जाता है। लॉर्ड लीटन भारत आता है। लॉर्ड लीटन भारत आते ही क्या करता है? यहां एक नियम लागू करता है, वो करता है राज उपाधि अधिनियम 1876। ये बहुत महत्वपूर्ण है। राज उपाधि अधिनियम 1876 है लॉर्ड लीटन का। ये राज उपाधि अधिनियम के तहत ये क्या करता है साथियों? यहाँ एक दरबार लगाता है और वो दरबार कहलाता है दिल्ली दरबार 1876 में ही लगाया था। दिल्ली दरबार 3 लगे हैं, एक 1876 में, 1903 का महत्वपूर्ण है राजस्थान में भी, और 1911 का भारत की राजधानी जहां परिवर्तित हुई थी। तो यहां दिल्ली दरबार, बंगाल विभाजन उसी में हुआ था। ये जो दिल्ली दरबार है 1876, इस दिल्ली दरबार में
इस लिटन ने क्या किया, यहां लिटन ने कार्य किया जो महत्वपूर्ण माना जाता है। यहां लिटन ने ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को केसर ए हिंद की उपाधि प्रदान कर दी। केसर ए हिंद की उपाधि प्रदान कर दी। केसर ए हिंद की उपाधि प्रदान कर दी, मतलब भारत की सम्राज्ञी। केसर ए हिंद का क्या मतलब है, भारत की सम्राज्ञी। तो यहां दिल्ली जो दरबार लगाया 1876, इस दिल्ली दरबार को लगाने वाला कौन था, तो इस दिल्ली दरबार को लगाने वाला था, वो था लिटन। लिटन को ही इतिहास में, साहित्य जगत में कवि होने के कारण, साहित्यकार होने के कारण ओवेन मेरिडिथ भी कहा जाता है। और ये जो राज उपाधि अधिनियम है, राज उपाधि अधिनियम है, इस राज उपाधि अधिनियम 1876 के तहत इसने इसी दिल्ली दरबार में ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को केसर ए हिंद की उपाधि प्रदान कर दी। इस केसर ए हिंद की उपाधि प्रदान की, उस समय भारत के अंदर अकाल पड़ा हुआ था। तो इसकी तुलना कैसे की गई, जो कलकत्ता समाचार पत्र थे, कलकत्ता के जो समाचार पत्र थे, कलकत्ता के समाचार पत्र थे, उनमें कहा, इस लिटन के बारे में एक तथ्य काम में लिया गया। और जो तथ्य काम में लिया गया वो क्या लिया गया कि लिटन का जो ये था, उसमें कहा गया कि जिस समय रोम जल रहा था और नीरो बांसुरी बजा रहा था, ये कहा गया किसके लिए, रोम के शासक कौन, नीरो, उसकी तुलना किससे कर दी, लिटन से कर दी। और क्यों कर दी, उसी समय जब अकाल भारत में पड़ा हुआ था, तो यही लिटन भारत में दिल्ली दरबार लगाकर और ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को क्या कर रहा है, केसर ए हिंद की उपाधि प्रदान कर रहा, व्यर्थ में धन बहाया गया भारत पर। इसकी अब बात करते हैं प्रतिक्रियावादी नीति की। ये जो प्रतिक्रियावादी नीति है, इसकी बात करते हैं लिटन की। तो लिटन में लाइन चार्ट से देखते हैं इसको। लिटन ये है 1876 से 1880। ये जो लिटन है, इसको देखते हैं तो इसकी घटनाएं क्या क्या है वो देखना है। 1876 से 1880 इसकी सबसे पहली है राज उपाधि अधिनियम। और ये अधिनियम कब का है, 1876 का। इसके तहत क्या किया इसने, दिल्ली दरबार में विक्टोरिया को केसर ए हिंद की उपाधि प्रदान की। कौन सी उपाधि प्रदान कर दी, केसर ए हिंद की उपाधि प्रदान। अब यहां प्रश्न है आईसीएस की परीक्षा। अब यहां प्रश्न है इंडियन काउंसिल सर्विस, ये जो परीक्षा होती थी आईसीएस की, इस परीक्षा की जो निर्धारित उम्र थी उस समय वो 21 वर्ष थी। कितनी थी, 21 वर्ष थी। इस परीक्षा की जो निर्धारित उम्र थी, वो निर्धारित उम्र कितनी कर रखी थी, 21 वर्ष कर रखी थी। ये जो 21 वर्ष कर रखी थी, जहां पहला वायसराय लॉर्ड लिटन है या गवर्नर जनरल लिटन है, इसने इस 21 वर्ष को घटाकर 19 वर्ष कर दिया। कितना कर दिया, 19 वर्ष कर दिया। लिटन की प्रतिक्रियावादी नीति ही भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की इसलिए सबसे महत्वपूर्ण है। तो इसने आईसीएस की परीक्षा 21 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी, 19 वर्ष कर दी। इस लिटन ने ये जो परीक्षा की उम्र यहां घटाकर कम की, लिटन ने जो परीक्षा की उम्र है ये घटाकर कम की। इस घटना का विरोध सर्वप्रथम भारत में किसने किया था, ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो लिटन है आईसीएस की परीक्षा,
21 वर्ष से घटाकर इसकी क्या कर रहा है, 19 वर्ष कर रहा है। इस परीक्षा की उम्र घटाने का सर्वप्रथम विरोध है वो किसने किया था? तो वो सबसे पहले विरोध किसने किया था? एक कंपनी थी इंडिया, सॉरी कंपनी का नाम नहीं, एक संस्था थी, बहुत महत्वपूर्ण संस्था, इंडिया एसोसिएशन। इंडिया एसोसिएशन, इस इंडिया एसोसिएशन के संस्थापक थे, वो संस्थापक थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो यहां एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इंडिया एसोसिएशन या सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा ये जो यहां आईसीएस की परीक्षा है, इस आईसीएस की परीक्षा का ये उम्र घटाने का विरोध करने वाली सबसे पहली संस्था कौन सी थी? इंडिया एसोसिएशन संस्था थी। किसकी थी? सुरेंद्र नाथ बनर्जी की। किसकी थी? सुरेंद्र नाथ बनर्जी की थी। अगला यहां जो तथ्य है वो तथ्य क्या है? दूसरा तथ्य क्या है? यहां इसी लॉर्ड लिटन ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लागू किया। ये जो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट है इसने लागू किया वो भारत के अंदर, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो इसने लागू किया था भारत के अंदर जो देसी भाषाओं में लिखे जाने वाले समाचार पत्र थे उनको प्रतिबंधित कर दिया। यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट देसी भाषाओं में लिखा जाने वाला समाचार पत्र है वो उसने प्रतिबंधित कर दिया। अब प्रश्न आता है कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट है ये किस पर लागू किया गया था? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस पर लागू किया गया था? वो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट सबसे पहले भारत के अंदर जो लागू किया गया था वो किया गया था ईश्वर चंद्र विद्यासागर का एक समाचार पत्र था और उसका नाम था सोम प्रकाश। इस सोम प्रकाश पर इसे सर्वप्रथम लागू किया गया था। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लिटन ने लागू किया और किस पर लागू किया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर के सोम प्रकाश पर लागू किया था। यहाँ विद्यार्थियों एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ इसने स्ट्रेची की अध्यक्षता में भारत के अंदर अकाल आयोग का गठन किया था। ये जो अकाल आयोग का गठन किया गया था ये भारत का संभवतः पहला अकाल आयोग था। देखिए थोड़ा यहाँ गौर कीजिए, ये जो स्ट्रेची की अध्यक्षता में अकाल आयोग गठित किया गया था, महत्वपूर्ण प्रश्न है। हाल ही में आरपीएससी ने जो फर्स्ट ग्रेड प्राध्यापक की जो एग्जाम थी, परीक्षा थी, प्रतियोगिता परीक्षा, उसमें एक प्रश्न आया था निम्न में से इन समूह में कौन सा शामिल नहीं है, तो उसमें यही था। तो स्ट्रेची की अध्यक्षता में भारत के अंदर पहला अकाल आयोग लागू किया गया। यहां इसने लिटन ने इस वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का और भी जब गहराई से जाता, अगला पेपर वाला बहुत गहराई से जब जाता है तो ये कर सकता है कि ये वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसके तहत कौन सी धारा में प्रतिबंधित था? तो ये 1878 के अधिनियम की जो धारा थी और वो धारा थी 9। इस 9 में ये वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट प्रतिबंधित करने की बात इसने कही थी। लॉर्ड लिटन भारत का पहला प्रतिक्रियावादी गवर्नर जनरल था। ये जितनी भी घटनाएं हैं, इन घटनाओं ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन या अंग्रेजों के विरुद्ध भारतीयों में आजादी की भावना जागृत करने का कार्य लिटन की इस प्रतिक्रियावादी नीतियों ने भारत में लागू किया। तो
आधुनिक भारत के अंदर क्या है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। डब्ल्यू हंटर की एक पुस्तक है, उसका नाम है भारतीय मुसलमान। ये जो भारतीय मुसलमान पुस्तक है, इसकी एक पंक्ति याद रखना है कि एक पुस्तक है वो याद रखना है, और वो पुस्तक क्या है, क्या याद रखना है, भारतीय मुसलमान। और उस भारतीय मुसलमान के अंदर क्या है कि आगामी विद्रोह कैसा, 1857 जैसा आगामी विद्रोह कौन करेगा, अब की बार मुसलमान नहीं करेंगे, कौन करेगा, हिंदू वर्ग करेगा। फिर भारत के अंदर नहीं, ब्रिटिश साम्राज्यवाद का कई जगह विरोध होने लग गया था। अमेरिका खुद स्वतंत्र हो गया, मजदूरों के लिए कार्ल मार्क्स के कथन आ गए। उसके बाद में भारत के अंदर समाचार पत्रों की भूमिका थी। समाचार पत्रों के बाद में दादा भाई नौरोजी का एक कथन आ गया, धन निष्कासन की बात आ गई, और जो समाज सुधारक थे वो उन्होंने बहुत योगदान दिया। इस प्रकार भारत के अंदर राष्ट्रीय आंदोलन की एक मुहिम चल पड़ी, और उस मुहिम जो जागृत भावना जो जागृत हुई, उस भावना पर मोहर इस लिटन ने लगा दी। और लिटन की जो प्रतिक्रियावादी नीति थी, जैसे भारत की आईसीएस की परीक्षा, बेवजह यहाँ धन खर्च करना, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट करके जो देसी भाषाओं में समाचार पत्र थे उनमें भारतीयों की बातों को, भावनाओं को इसने दबाने की कोशिश की। और इस प्रकार से भारत में लिटन के साथ साथ राष्ट्रीय आंदोलन भी प्रारंभ हो जाता है। तो यहां से लिटन के बाद में अगला जो एक वायसराय आता है, उस वायसराय का नाम है लॉर्ड रिपन। उस वायसराय का क्या नाम है, लॉर्ड रिपन नाम है उसका। उसी की भी चर्चा आज कर लेते हैं। लॉर्ड रिपन नाम, लॉर्ड रिपन भारत आएगा, और लॉर्ड रिपन है, इसके समय विशेष घटनाएं क्या हैं वो देखिए। लॉर्ड रिपन भारत आता है 1880 से 1884 तक। लॉर्ड रिपन की बात करते हैं। लॉर्ड रिपन जब भारत आता है, तो लॉर्ड रिपन भारत आता है तो भारतीयों के लिए सबसे अच्छा वायसराय लॉर्ड रिपन को ही माना जाता है। लॉर्ड रिपन का एक सबसे महत्वपूर्ण जो प्रश्न है याद रखना है, वो ये है, स्थानीय स्वशासन का जनक। स्थानीय स्वशासन का जनक रिपन का एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, और वो प्रश्न क्या है, स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है। तो वो किसे माना जाता है, लॉर्ड रिपन को माना जाता है। लॉर्ड रिपन की जब बात करते हैं तो यहाँ एक तथ्य देखना है विद्यार्थियों, ये जो लॉर्ड रिपन है, लॉर्ड रिपन, इस लॉर्ड रिपन के समय क्या क्या होता है भारत के अंदर। सबसे पहले भारत जब आते हैं तो इन्होंने भारत आते ही आईसीएस, एक भारत आएंगे तो वर्नाक्युलर, एक समस्याएं रहेंगी इनके सामने। ये दो महत्वपूर्ण समस्याएं रहेंगी। यहाँ आईसीएस की जो परीक्षा है ये भी एक समस्या रहेगी, और एक वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट है ये भी समस्या रहेगी। तो इसने भारत में आते ही जब भारतीयों ने विरोध किया, तो इसने कहा कि आईसीएस की परीक्षा जो सर्वप्रथम 21 वर्ष थी, जिसे लिटन ने घटाकर 19 वर्ष कर दी, इसे लॉर्ड रिपन ने और यहां से बढ़ाकर 22 वर्ष कर दी। कितने वर्ष कर दी साहब, 22 वर्ष कर दी। अगला क्या है, ये जो वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट है, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट, ये वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट है, इसने समाप्त कर दिया जो 1878 के अधिनियम धारा 9 में जिस लिटन ने लागू किया था, उसे रिपन ने समाप्त कर दिया। आईसीएस की परीक्षा की उम्र किसने घटाई थी, लिटन ने, और बढ़ाई किसने थी, रिपन ने। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट किसने लागू किया, लिटन ने, समाप्त किसने कर दिया, रिपन ने। इस रिपन का एक अधिनियम आता है, और वो अधिनियम आता है फैक्ट्री अधिनियम। फैक्ट्री अधिनियम 1881 का ये फैक्ट्री अधिनियम है। इस फैक्ट्री अधिनियम में इसने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए थे। यहाँ एक तो 0 से 7 वर्ष के जो बच्चे थे, जो बालक थे, उनके काम करने पर इसने प्रतिबंध लगा दिया, और 7 से जो 14 वर्ष तक के थे उनके काम करने की अवधि निश्चित कर दी थी। काम करने की अवधि क्या कर दी थी, निश्चित कर दी थी। तो
तो यहाँ समान वेतन प्रणाली भी इस फैक्ट्री अधिनियम के तहत रिपन ने लागू कर दी। इसके बाद में इसने भारत में प्रथम नियमित जनगणना प्रारंभ करवाई। भारत के अंदर नियमित जनगणना पहली बार किसने करवाई थी? वो किसने करवाई थी? लॉर्ड रिपन ने। अब इस जनगणना के प्रश्न है किस काल में सबसे पहले हुई? किस काल में? तो सबसे पहले किस काल में हुई थी? चंद्रगुप्त मौर्य के काल में हुई थी। तो मौर्य काल में पहली बार राजस्थान की जनगणना का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो वो मिलता है मुहणोत नैणसी की नैणसी रिखयात में मिलता है। प्रश्न आता है भारत में किस अंग्रेज ने सर्वप्रथम जनगणना प्रारंभ की थी? लॉर्ड मेयो ने प्रारंभ की थी। और जो अगला प्रश्न आता है वो और भी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत में सर्वप्रथम नियमित जनगणना किसने प्रारंभ की थी? तो नियमित जनगणना किसने प्रारंभ की थी? रिपन ने प्रारंभ की थी। किसने प्रारंभ की थी? रिपन ने। रिपन के समय साथियों यहाँ एक घटना घटती है बहुत बड़ी, और वो है इल्ब्रेट बिल विवाद। इल्ब्रेट बिल विवाद। इल्ब्रेट बिल विवाद एक बहुत बड़ी घटना है, ये इन्हीं के समय घटती है। इल्ब्रेट बिल विवाद 1883 का है। 1883 में ही ए.ओ. ह्यूम भारत आ गए थे। 1883 में ही ए.ओ. ह्यूम भारत आ गए थे। और ये जो इल्ब्रेट बिल विवाद है, इल्ब्रेट बिल विवाद 1883 का, ये न्याय प्रणाली को लेकर है, न्यायाधीश प्रणाली को लेकर इल्ब्रेट बिल विवाद है। तो यहाँ एक ध्यान रखना है, इल्ब्रेट ने न्याय के जो समान अधिकार थे भारतीय जजों को, और जो भारतीय और अंग्रेज जो जज थे उन दोनों को समान रूप से न्यायिक अधिकार प्रदान कर दिए, जिस कारण रिपन का संपूर्ण अंग्रेज वर्ग में विरोध हुआ। और इस विरोध के चलते इल्ब्रेट बिल विवाद वापस लिया गया और भारत में एक ज्यूरी प्रथा लागू की गई। एक ज्यूरी प्रथा लागू की गई, और इसी ज्यूरी प्रथा जो लागू की गई, इसके बाद में लॉर्ड रिपन वापिस चले जाते हैं, और उनके बाद भारत के अंदर आने वाला जो व्यक्ति है वो व्यक्ति का नाम है लॉर्ड डफरिन। तो साथियों, हमारा ये राष्ट्रीय आंदोलन का जो पार्ट चल रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण पार्ट चल रहा है। सभी प्रतियोगिता परीक्षा में इस यहाँ से प्रश्न आते हैं। तो विद्यार्थियों या साथियों, एक बात ध्यान में रखनी है, ये जो अपना ग्वालियर क्लासेज का जो यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब करते रहें और इससे पढ़ते रहें। आनंद लीजिए। आनंद सिर्फ मनुष्य ले सकता है, बाकी कोई नहीं ले सकता। यदि हम 1 मिनट की सेल्फी के लिए मुस्कुरा देते हैं तो हमारी जिंदगी में बहुत बड़ी मुस्कुराहट दिखाई देती है उस पोस्टर के अंदर। हम क्यों न पूरे ही समय उस प्रकार से मुस्कुराते रहें और पढ़ाई का आनंद लेते रहें। नमस्कार।